शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। मैं अपने फ्लैट पर वापस आ चुका था। रात के 11 बजे पलोस्कर आ गया। मैंने फर्जी बेचैनी का इजहार करते हुए पूछा, अपने आदमी कहाँ हैं? उसने जवाब दिया, मैं उन्हें बिल्कुल तैयारी की हालत में छोड़कर आ रहा हूँ। वो दोपहर से लेकर इस वक्त तक सोते रहे हैं, अब नहीं सोएंगे। तीनों आदमियों को खुफिया मकाम से साथ लेंगे और जाए वारदात पर पहुंच जाएंगे। मैंने कहा, पलोस्कर, मैं तुम्हें आज रात शराब पीने की इजाजत नहीं दूंगा। तुम ड्यूटी पर हो और कोई भी जिम्मेदार कारकुन ड्यूटी के दौरान शराब को हाथ नहीं लगाता। पलोस्कर ने बुरा समूह बनाते हुए शराब का क्वार्टर जेब में डाल लिया और बोला, धर्मचंद, तुम जैसा जिम्मेदार इंटेलिजेंस ऑफिसर मैंने आज ही देखा है। ठीक है, मैं आज दारू नहीं पीऊंगा। मेरा ख्याल है हमें भी कुछ देर आराम करना चाहिए। 1 बजे रात का अलार्म लगाते हैं, क्या ख्याल है? ये कहकर मरहट्टा जासूस सोफे से उठा। कार्नर्स पर रखे हुए टाइम पीस पर उसने 1 बजे का अलार्म लगा दिया और सामने वाले दीवान पर आंखें बंद करके लेट गया। उस आदमी में जानवरों वाली सिफात थी। ये शख्स हर वक्त खाना खा सकता था, जिस वक्त चाहे सो सकता था। हर घर को अपना घर समझकर वहाँ की चीजें बेतकल्लुफी से इस्तेमाल करने लगता। चुनाचे मेरे देखते देखते वो खर्राटे लेने लगा। मुझे लगता था कि वो पहले से पी कर आया है। उसकी ये गैर जिम्मेदारी की हरकतें बाल ठाकरे और भारतीय डिफेंस इंटेलिजेंस के सामने मेरे मौकफ को मजबूत करती थी। इसलिए मैंने पेशबंदी के तौर पर उसके बारे में रिपोर्ट लिखकर बाल ठाकरे को भारतीय सिफारत खाने की सिफारती डाक में बम्बई पहुंचा दी थी। मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। अगरचे मुझे यकीन था कि जाए वारदात पर किसी बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी का खून नहीं बहेगा, बल्कि उल्टा एक भारतीय दहशतगर्द ही मारा जाएगा। उसके बावजूद नींद मुझसे कोसों दूर थी। मैं बेडरूम में आ गया। यहाँ भी मैंने एक छोटा टेलीविजन रखा हुआ था। मैंने एक चैनल ऑन किया और बीबीसी के प्रोग्राम देखने लगा। रात बड़ी आहिस्ता आहिस्ता गुजरती महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से रात के 12 बजे, फिर 1 बजा और उसके साथ ही दूसरे कमरे के टाइम पीस का अलार्म बजने लगा। मैं उठकर दूसरे कमरे में आया। अलार्म के शोर के बावजूद पलोस्कर घोड़े बेचकर सोया हुआ था। मैंने उसे हिलाकर जगाते हुए कहा, अलार्म क्यों लगाया था अगर सोए ही रहना था? वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या 1 बज गया रात का? मैंने कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी हमें अपने आदमियों को भी जाकर लेना है। वो गुस्ल खाने में घुस गया, मुंह हाथ धोकर बाहर निकला और बोला, मैं तैयार हूँ, चलो निकल चलते हैं। 10 मिनट बाद हमारी गाड़ी इस्लामाबाद के मज़ाफात में से पहाड़ियों की तरफ तेजी से चली जा रही थी। यहाँ एक खुफिया जगह पर तीनों आदमी एक मकान के अंदर लिहाफ ओढ़ कर सो रहे थे। मैंने कहा, ये सूरमा भी घोड़े बेचकर सो रहे हैं, जगाओ इन्हें। जासूस पलोस्कर ने उनके ऊपर से बारी बारी लिहाफ खींच लिए और कहा, जय बजरंग बली, उठो सूरमाओ, अपना अपना असलहा चेक करो। तीनों कातिल जल्दी जल्दी उठ खड़े हुए। कोठड़ी में 2 मोमबत्तियां जल रही थी। सबसे पहले मैंने 3 क्लैशनकोफों को चेक किया। मैगजीन भरे हुए थे, सेफ्टी कैच चढ़े हुए थे। मैंने दहशतगर्दों से कहा, सेफ्टी कैच वहां जाकर खोलना न भूलना। उनमें से एक कातिल ने कहा, महाराज, बड़ी क्लैशनकोफें चलाई हैं, फिक्र न करें, मकान में एक भी जिंदा नहीं बचेगा। मैंने उन्हें ताकीद करते हुए कहा, वो लोग लिहाफ ओढ़कर सो रहे होंगे, तुम्हारा काम है कि उन सब पर गोलियों के ब्रस्ट मारते जाओ, किसी को जगाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? एक कातिल ने जवाब दिया, समझ गए महाराज। पलोस्कर ने उनसे पूछा, खंजर भी साथ रख लिए हैं? तीनों ने अपने अपने खंजर कमीज के अंदर से निकाल कर दिखाए। खंजर भी तेज करके रख लिए हैं महाराज। अगर वक्त पर असलहा न चला तो इन खंजरों से उन सब की गर्दनें काट देंगे। मुसलमानों को मारने में बड़ा मजा आता है महाराज। मैंने अपने दिल में कहा, हरामियों, तुम में से एक तो हर हालत में जरूर कुत्ते की मौत मरेगा। काश मैं बाकी दोनों को भी मरवा सकता, मगर ये मेरी मजबूरी थी। मसलहत का तकाजा था कि इन तीनों में से इस वारदात के मौके पर सिर्फ एक को हलाक किया जाए, बाकी दोनों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए। हमारी इस वारदात से भारतीय सिफारत खाने की इंटेलिजेंस पूरी तरह बाखबर थी, बल्कि पलोस्कर के जरिए हमें भारतीय सिफारत खाने की पूरी आशीर्वाद और हिमायत हासिल थी। मुझे मालूम था कि वारदात के बाद एक रिपोर्ट तो मुझे ऊपर भेजनी होगी और दूसरी रिपोर्ट भारतीय सिफारत खाने की तरफ से भारतीय वजारत खारजा को जाएगी। हम लोग पूरी तरह से तैयार होकर जाए वारदात की जानिब रवाना हो गए। रात बड़ी सर्द थी। पिंडी इस्लामाबाद में ज्यादा सर्दी होती है। रावलपिंडी की सड़कें आधी रात के बाद सुनसान थी। किसी किसी वक्त कोई गाड़ी इस्लामाबाद की तरफ जाती नजर आती। हम लोग ठीक 2:45 बजे मौके पर पहुंच गए। हमें कुछ फासले पर छुपकर उस खूनी वारदात का दूर से मुशाहिदा करना था। तीनों दहशतगर्द भारतीय कातिलों ने पोटोहार के इलाके का लिबास यानी शलवारें, लंबी कमीजें और गर्म स्वेटर पहन रखे थे। ऊपर खेस लिए हुए थे जिनके अंदर क्लैशनकोफें छुपाई हुई थी। हमने उन्हें मखसूस
मखसूस मकान से चंद कदम पीछे उतार दिया। मकान का पूरा महल वकू उन्हें मालूम था और वो दरख्त भी उन्हें दिखा दिया गया था जिस पर चढ़कर उन्होंने मकान की छत पर जाना था। चारों तरफ खामोशी थी, वहाँ से कोई चौकीदार भी नजर नहीं आ रहा था। हम एक तरफ अंधेरे में कार खड़ी करके उसके अंदर छुप कर बैठ गए। पलोस्कर कहने लगा, आज चौकीदार भी कहीं नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल था कि उसे सबसे पहले कत्ल करना पड़ेगा, मगर लगता है शायद आज वो बीमार है, उसकी मौत नहीं लिखी हुई थी। मैं समझ गया कि चौकीदार को मलिक साहब की खुफिया पुलिस ने इधर उधर कर दिया है। मैं दिल में दुआ मांग रहा था कि मकान के अंदर कोई पाकिस्तानी हलाक न हो। सड़क पर एक जानिब थोड़े थोड़े फासले पर बत्तियां रोशन थीं, जिनकी रोशनी सर्दी और धुंध की वजह से धुंधली सी थी। सड़क की दूसरी जानिब अंधेरा था। इस अंधेरे में हमने 3 भारतीय दहशतगर्दों को तेजी से दौड़ते हुए अंधेरे में गुम होते देखा। उसी जानिब मकान का पिछवाड़ा था, जहां दरख्त पर चढ़कर उन्होंने मकान की छत पर कूदना था। अब मुझे फायरिंग के धमाकों का इंतजार था। मुझे यकीन था कि हमारी पुलिस के आदमी सिविलियन कपड़ों में मकान के बाहर, मकान के अंदर और मकान के आसपास असलहा लिए मौजूद होंगे। अगरचे मुझे उनमें से एक आदमी भी नजर नहीं आ रहा था। ये वक्त दिल की धड़कन की रफ्तार के साथ गुजर रहा था। किसी भी वक्त पिंडी की सर्द खामोश रात की फजा क्लैशनकोफों के धमाके से गूंज सकती थी। टिक 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 सेकंड मिनटों में तब्दील होते जा रहे थे। मैंने बेचैन होकर पलोस्कर से कहा, ये लोग ऊपर जाकर मर गए हैं क्या? पलोस्कर ने अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था कि फजा क्लैशनकोफों के तड़ाकों और धमाकों से गूंज उठी। उसके साथ ही मकान के अंदर और नीचे गली में से लोगों की पकड़ लो दहशतगर्द हैं की आवाजें आना शुरू हो गई। पलोस्कर ने घबरा कर कहा, इन मलिच्छों ने सारे मोहल्ले वालों को जगा दिया है। क्लैशनकोफों के धमाकों की आवाजें मुसलसल गूंज रही थी। क्लैशनकोफों की आवाजों में अब पिस्तौलों और राइफलों के धमाकों की भी आवाजें आने लगी। इन आवाजों को मैंने पहचान लिया था, पलोस्कर ने नहीं पहचाना था। ये राइफलों और पिस्तौलों के धमाके अपनी पुलिस के थे, जो वहां पहले से छुप कर बैठी हुई थी। इतने में सारे इलाके में शोर मच गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। हमने 2 दहशतगर्दों को मकान के दरवाजे से निकलकर गली में भागते देखा। वहां रोशनी थी। पलोस्कर और मैं अंधेरे में गाड़ी के अंदर छुप कर बैठ गए। पलोस्कर बोला, यहाँ से भाग चलो, हम पकड़े गए तो सारा पोल खुल जाएगा। मुझे मालूम था कि पुलिस हमारी तरफ नहीं आएगी। मैंने उसे डांट कर कहा, नहीं, हमें ऊपर रिपोर्ट भेजनी है, हम पूरी कार्रवाई का जायजा लेंगे। दोनों दहशतगर्द बाजार की तरफ दौड़ते चले आ रहे थे। उनके पीछे सिविलियन कपड़ों वाली पुलिस के 2 आदमी दौड़ रहे थे। पलोस्कर ने खौफजदा होते हुए कहा, ये 2 हैं, तीसरा कहाँ है साला? मैं समझ गया था कि तीसरे दहशतगर्द को पुलिस ने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक ऊपर ही खत्म कर दिया होगा। उन दोनों को भी वहाँ से फरार होने का मौका दिया जा रहा था। उन्हें कुछ दूर जाकर पकड़ना था। जिस तरफ दोनों दहशतगर्द भाग रहे थे, उधर कुछ दूर सिविलियन कपड़ों वाली पुलिस के मुसल्लह गार्ड्स मौजूद थे। उन्हें सिविलियन कपड़े इसलिए पहनाए गए थे कि दहशतगर्द भी बाद में शहादत दे सकें कि उन्हें पुलिस ने नहीं बल्कि मोहल्ले के लोगों ने पकड़ा था। मेरी स्कीम इस तरह कामयाब हो सकती थी। जब दोनों भारतीय दहशतगर्द दौड़ते हुए हमारी नजरों से ओझल हो गए और बाजार और गली में लोगों का हुजूम जमा हो गया, तो मैंने ये कहकर गाड़ी स्टार्ट कर दी कि अब हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। मैंने तेजी से गाड़ी को वापस मोड़ा और इस्लामाबाद जाने वाली सड़क पर डाल दिया। मैंने कहा, हमारे सिर्फ 2 आदमी वहाँ से निकल सके हैं, तीसरा कहाँ चला गया? वो नजर क्यों नहीं आया? पलोस्कर बोला, मेरा ख्याल है पुलिस मुकाबले में मारा गया होगा। ये दोनों तो निकल गए हैं, अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। मैंने कहा, मकान में तो कोई नहीं बचा होगा। बोला, बड़ी फायरिंग की है उन लोगों ने, इतनी फायरिंग में कौन बचा होगा? सब के सब मारे गए होंगे। पलोस्कर ने जुमला खत्म किया तो मैंने कहा, भगवान ने बड़ी मदद की है हमारी। उस तरफ आज गश्ती पुलिस का भी कोई आदमी नहीं था। मैंने ये जुमला जानबूझकर और रिकॉर्ड में डालने के लिए कहा था ताकि ये शक किसी के जहन में न आए कि पुलिस को पहले खबरदार कर दिया गया था। इसी खातिर मलिक साहब ने सारी पुलिस को सिविलियन लिबास में रखा था। पलोस्कर बोला, महाराज, बड़ा कामयाब ऑपरेशन रहा है। हमारा एक आदमी मारा गया है तो फिर क्या हुआ? जिस तरह फायरिंग की आवाज से सारा मोहल्ला उठ बैठा था, ऐसी हालत में तो उन तीनों का मारा जाना यकीनी था। मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, हैरानी की बात है लोगों के पास भी असलहा मौजूद था। पलोस्कर कहने लगा, तुम्हें शायद मालूम नहीं, यहाँ हर दूसरे आदमी के पास कुछ नहीं तो बाड़े का एक पिस्तौल जरूर है। हम इस्लामाबाद पहुंचे तो आसमान पर पिछले पहर की सफेदी सहर नमूदार हो गई थी। पलोस्कर कहने लगा, हमें यहाँ से सीधा पहाड़ियों वाली खुफिया जगह पर जाना चाहिए। दोनों मफरूर आदमी वहीं पहुंचेंगे। मैं जानता था कि अब वो नहीं आएंगे और उन्हें पिंडी पुलिस ने पकड़ लिया होगा और उस वक्त इलाके के थाने के हवालात में बंद होंगे। लेकिन मैंने कहा, तुम ठीक कहते हो, चलो। हम फ्लैट में रुके बगैर वहाँ से सीधा इस्लामाबाद से आगे पहाड़ियों की तरफ चल पड़े। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सुबह की सफेदी चारों तरफ फैल चुकी थी। हमने खुफिया पनाहगाह में जाकर देखा, उन दोनों में से अभी तक एक भी नहीं पहुंचा था। हम टीले के दामन में बनी हुई छोटी सी वीरान कोठड़ी में बैठ गए। अंदर की फजा गर्म थी। मैंने कहा, यह भी तो हो सकता है कि हमारा तीसरा आदमी भी भाग निकलने में कामयाब हो गया हो। पलोस्कर
पलुस्कर ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। मैंने कहा, मेरा ख्याल है ऐसा ही होगा। वो तीनों दिन निकलने तक यहाँ पहुँच जाएंगे। हम काफी देर वहाँ बैठे बातें करते रहे। मैं बैठे बैठे वहाँ ज्यादा बोर हो रहा था क्योंकि मुझे मालूम था कि उन तीनों दहशतगर्दों में से कोई भी वापस नहीं आएगा। लेकिन मुझे पलुस्कर खुद ही कहने लगा, धर्मचंद जी, मेरा ख्याल है पुलिस उनके पीछे लगी थी। वो पुलिस को जुल देकर किसी दूसरी तरफ निकल गए हैं और किसी जगह छुप कर बैठ गए हैं। अब वो रात का अंधेरा हो जाने के बाद ही यहाँ आएंगे। हमें शहर वापस चलना चाहिए ताकि मालूम हो सके कि पिंडी के उस मकान में कितने लोग कत्ल हुए हैं। हम गाड़ी में बैठकर वापस चल पड़े। पलुस्कर बोला, वारदात लेट नाइट को हुई है। अखबारों की आखिरी कॉपी प्रेस में जा चुकी होगी। सुबह के अखबारों में तो शायद ही उसकी खबर आए, लेकिन जमीमा जरूर मार्केट में आ जाएगा। लेकिन हम भूल गए थे कि अखबार आजकल बिजली की तेज रफ्तार मशीनों पर छपते हैं और आखिरी कॉपी 3 बजे तक भी जा सकती थी। फिर भी सुबह के सिर्फ 2 अखबारों में इस खूनी वारदात की खबर छप सकी। बाकी अखबारों ने ज़मीमें छाप दिए। खबर बड़ी सुर्खियों के साथ छपी थी जिसमें लिखा था कि रात के पिछले पहर पिंडी के भाइयों वाले मोहल्ले के एक मकान में दहशतगर्दी की एक खूनी वारदात में कुछ मर्द, औरतें और बच्चे दहशतगर्दों की अंधाधुंध फायरिंग से हलाक कर दिए गए। मरने वालों की सही तादाद मालूम नहीं हो सकी। मोहल्ले के लोग फायरिंग की आवाज सुनकर जाग पड़े। उन्होंने दहशतगर्दों का पीछा किया जो वारदात करने के बाद भाग रहे थे। एक दहशतगर्द लोगों के हाथों मारा गया। बाकी 2 को लोगों ने पकड़कर थाने पहुंचा दिया। अखबार में इस बात का खास नोटिस लिया गया था कि जाए वारदात पर पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची। पलुस्कर ने अखबार की खबर पढ़कर अखबार मेरी तरफ बढ़ा दिया। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। दोनों पकड़े गए हैं, एक मारा गया है। ये हरामी पुलिस को हमारे बारे में सब कुछ बता देंगे। यहाँ की पुलिस का टॉर्चर वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पलुस्कर परेशानी के आलम में उठकर कमरे में टहलने लगा। मैंने खबर को बड़े गौर से पढ़ा। ये खबर हमारी इंटेलिजेंस पुलिस ने मलिक साहब की सरकर्दगी में बड़ी सोच समझकर तैयार करके छपवाई थी और बहुत मुमकिन था कि नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर प्रेस को भी एतमाद में ले लिया गया था। और ये जुमला खास तौर पर लिखवाया गया था कि पुलिस जाए वारदात पर 1 घंटे बाद पहुंची। बाद में मलिक साहब से इसकी तस्दीक भी हो गई क्योंकि मैं चाहता था कि मौका वारदात पर पुलिस की मौजूदगी किसी तरह से भी जाहिर ना हो। इसमें मेरे आने वाले पाकिस्तान की सलामती के कमांडो ऑपरेशन की कामयाबी का इन्हिसार था। पुलिस की मौजूदगी बाल ठाकरे और भारतीय इंटेलिजेंस के इस शक को तकवीत पहुंचा सकती थी कि पुलिस को वारदात का पहले से इल्म हो गया था और ये शक मुझ पर भी पड़ सकता था। पलुस्कर किसी जगह फोन कर रहा था। 2-3 फोन करने के बाद वो बाहर जाते हुए बोला, मैं अपनी एम्बेसी जा रहा हूँ, उनसे मशवरा करना होगा। हमारे आदमियों का पकड़ा जाना हम सब के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर दोनों में से कोई बक पड़ा तो न सिर्फ मैं और तुम दोनों गिरफ्तार कर लिए जाएंगे बल्कि हमारे मुल्क भारत की भी सियासी सतह पर बड़ी बदनामी होगी। वो चला गया। वो ठीक कह रहा था। उसका अंदेशा अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, मगर वो नहीं जानता था कि ऐसा नहीं होगा। मैंने एक स्कीम के तहत जानबूझकर दोनों दहशतगर्दों को गिरफ्तार करवाया था। अब मुझे मलिक साहब से मिलकर उन दोनों को हवालात से या जेल से फरार करवाना था ताकि बाल ठाकरे और भारत की इंटेलिजेंस को मेरी नीयत पर जरा सा भी शक न हो। मैंने मलिक साहब का नंबर डायल किया। वो फोन पर मौजूद थे। मेरी आवाज पहचान कर बोले, मेरा ख्याल है सब कुछ वैसा ही हुआ है जैसा कि तुम चाहते थे। क्या ख्याल है? मैंने कहा, मलिक साहब, अखबारों में जो खबर छपी है उसने मेरे मौकफ को बड़ी ताकत दी है। मैं यही चाहता था। मलिक साहब बोले, सारी बातें बैठकर होंगी, तुम ऐसा करो मेरे पास आ जाओ। फिर उन्होंने मुझे वो ऑफिस बताया जहाँ वो बैठे हुए थे। मैं गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच गया। ये ऑफिस पिंडी में ही था और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का मामूली सा ऑफिस था। हमने ये तय कर रखा था कि मैं उन्हें पुलिस के किसी भी ऑफिस में नहीं मिलूंगा। इसकी वजह महज ये खदशा था कि कहीं मेरे पीछे भारतीय सिफारत खाने का कोई इंटेलिजेंस वाला ना लगा हुआ हो। ये दरामदात और बरामदात का ऑफिस था और मेरा कारोबार भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का था, इसलिए मेरा वहाँ जाना कारोबारी जरूरियात के तहत भी हो सकता था। मलिक साहब पिछले कमरे में बिजली का हीटर लगाए बैठे थे। मुझसे उठकर हाथ मिलाया, कहने लगे, ऑपरेशन बड़ा कामयाब रहा। मैंने कहा, मलिक साहब, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? उन्होंने जवाब दिया, सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ चारों चारपाइयों के लिहाफों के चीथड़े उड़ गए थे। उनके अंदर सरहाने तकिए ही थे। अपने आदमी तो अस्लहा लेकर गली में छुपे हुए थे। मैंने कहा, अखबारों में जो खबर छपी है वो बड़ी मुतवाजन और हमारी पॉलिसी के ऐन मुताबिक थी। मलिक साहब बोले, इसी सिलसिले में नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर प्रेस को अपने साथ में लाना पड़ा है। प्रेस ने भी मुल्क की सलामती की खातिर हमारे साथ भरपूर ताउन किया है। मैंने पूछा, जो दहशतगर्द मारा गया था उसकी लाश कहाँ पर रखी है? वो बोले, अस्पताल में है, उसका पोस्टमार्टम होगा, कल के अखबारों में उसकी तस्वीर भी आ जाएगी। बाकी जिन दोनों को हमने स्कीम के मुताबिक गिरफ्तार किया था वो इलाके के थाने के हवालात में बंद हैं। आगे आपका क्या मंसूबा है? मैंने कहा, मंसूबा ये है कि बाल ठाकरे और भारत की इंटेलिजेंस के सामने अपना एतमाद बहाल कराने और उन लोगों के दिलों में मेरे बारे में अगर शक व शुबा है तो उसे दूर करने के लिए जरूरी है कि जब मैं कहूँ उस वक्त उन दोनों दहशतगर्दों को फरार होने का मौका दिया जाए, मगर अखबारों में उनके फरार की खबर छपनी चाहिए। मलिक साहब कहने लगे, मगर हैदर अली, इसमें पुलिस की बदनामी होगी कि उनकी हिरासत से भारत के 2 दहशतगर्द
दहशत गर्द फरार होने में कामयाब हो गए। मैंने कहा डिप्लोमेसी और मसलहत का तकाजा है कि उन दोनों को भाग जाने का मौका दिया जाए और अखबारों में ये खबर भी छपनी चाहिए। अगर खबर न छपी तो इंडियन इंटेलिजेंस को ये गुमान गुजर सकता है कि इन दोनों का फरार सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया है और पुलिस को बदनामी से बचाने की खातिर अखबारों में खबर भी नहीं छपने दी गई। मलिक साहब ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा, ठीक है, अगर मुल्क की सलामती के लिए ये जरूरी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने कहा, मलिक साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने मुल्क की खातिर ही कर रहा हूँ। मैं जो मौत के मुंह में जाकर बैठ गया हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मेरे वतन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों के नापाक इरादों को जहां तक मुझसे हो सके खाक में मिला दूं। इसमें मेरी कोई जाती गरज नहीं है। मलिक साहब ने मेरा हाथ दोनों हाथों में ले लिया और बड़े जज्बाती लहजे में कहने लगे, हैदर अली, तुम पाकिस्तान के बहादुर मुजाहिद हो। पाकिस्तान को दुश्मनों ने घेर रखा है। इस वक्त हमें तुम जैसे जियाले, बेगरज और मुहिब्बे वतन मुजाहिदों की जरूरत है। तुम जिस तरह कहोगे हम उसी तरह करेंगे। मैंने कहा, मैं वही कर रहा हूँ जिसकी इस वक्त मेरे वतन को जरूरत है। मेरे सामने अखनूर की तोपों और उसके पैरामीटर्स और स्टिंगर मिसाइलों की तबाही का मिशन है जो दुश्मन ने सिर्फ पाकिस्तान के शहरों को तबाह करने के लिए लगाई हुई है। अगर इसी मरहले पर मुझ पर शक पड़ गया तो मेरा असली मिशन खतरे में पड़ जाएगा। अब ऐसा है कि मैं आपसे एक दिन बाद राब्ता करूंगा। आप पिंडी में ही रहें। मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों दहशतगर्दों को किस वक्त फरार होने का मौका देना है। वो बोले, ठीक है, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। उसके बाद मैं वहां से वापस आ गया। रात को पलूसकर मेरे पास आया, कहने लगा, मैंने पता चलाया है कि अपने दोनों आदमियों को पुलिस मकरवाली टॉर्चर सेल ले गई है जहां उनसे पूछगिछ शुरू की जाएगी। उनको इस कदर अजियतें दी जाएंगी कि वो सब कुछ बता देंगे। वो हमारे बारे में भी बता देंगे। धर्मचंद जी, इससे पहले कि अपने आदमी हमारा राज फाश करें, मैं उन दोनों को मकरवाली सेंटर से फरार करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा, लेकिन मकरवाली टॉर्चर सेंटर पर तो सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम होगा। जवाब में वो बोला, होगा तो होता रहे, हमें हर हालत में रात को अटैक करके अपने दोनों आदमियों को वहां से निकालना है। मैंने कहा, वो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। पहली बात तो ये है कि हमें मकरवाली सेंटर का पूरा सर्वे करना होगा ताकि ये मालूम हो सके कि अपने आदमी किस जगह पर कैद हैं। पलोसकर कहने लगा, ये हम इकट्ठे रात के अंधेरे में जाकर पता लगा लेंगे। मेरा ख्याल है कि हमें मजीद 2-3 आदमियों की जरूरत होगी। मैंने उसे कहा, तुम पहले मकरवाली जाकर वहाँ के सेंटर का पूरा सर्वे करके आओ, उसके बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना है। अगले रोज पलोसकर मकरवाली चला गया। मैंने उसके बाद मलिक साहब से फोन पर फौरी राब्ता किया और उनसे पूरी बात तय कर ली। उन्होंने मुझे बताया कि वो इसी मंसूबे के तहत दोनों दहशतगर्दों को जुडिशियल हवालात से निकाल कर मकरवाली ले गए हैं। आखिर वो पाकिस्तान के एक जिम्मेदार ऑफिसर थे। कहने लगे, हैदर अली, इस बात का ख्याल रखना कि ये दोनों भारतीय दहशतगर्द हैं। मफरूर होने के बाद ये तखरीबी कार्रवाइयां जरूर करेंगे। मैंने तब उन्हें बताया कि ये दोनों ज्यादा देर तक मफरूर नहीं रहेंगे। आप ये न भूलें कि दोनों भारतीय दहशतगर्द मेरी निगरानी बल्कि मेरे कंट्रोल में होंगे। गोया ये एक पाकिस्तानी पुलिस अफसर की कैद से भागकर दूसरे पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर की कैद में आ जाएंगे। फिक्र न करें, हम उन दोनों को अगली बार हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। पलोसकर भी देहाती आदमियों के भेस में मकरवाली सेंटर का सर्वे करके वापस आ गया था। कहने लगा, वहां से अपने आदमियों का फरार कराना नामुमकिन है। सिक्योरिटी का इतना सख्त इंतजाम है कि कोई चिड़िया भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जा सकती। मैंने कहा, मैं खुद मौका देखने जाऊंगा, फिर कोई फैसला करूंगा। मौका देखने का तो एक बहाना ही था। मुझे तो वो जगह देखनी थी जहां मलिक साहब की हिदायत के मुताबिक पुलिस गार्ड्स को एक पल के लिए निगाहों से ओझल होना था। मैंने वापस आकर पलोसकर से कहा, हम आज रात अटैक करेंगे, तुम मेरे साथ ही रहना। रात को हम मकरवाली की तरफ रवाना हो गए। हमने अपने पास एक पिस्तौल छुपा कर रख लिया था। मैंने दोनों पिस्तौलों में ऐसी गोलियां भरी थी जिनमें सिक्का नहीं था, सिर्फ बारूद ही था। गोया ये बेजरर गोलियां थीं। पलोसकर इस हकीकत से बेखबर था। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जब रात के 2 बजे हम सेंटर के उस सेल के अकब में वाक़े खाई में आए तो हमने देखा कि दोनों कांस्टेबल जो पहरा दे रहे हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। मैंने पलोसकर से कहा, भगवान हमारा साथ दे रहा है, संतरी गायब हैं, तुम यहाँ रहो, मैं ऊपर जाकर दोनों को निकाल कर लाता हूँ। किसी किस्म की परेशानी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरे लिए रास्ता खुला छोड़ दिया गया था। कोठड़ी का दरवाजा भी मुकफ्फल नहीं था, सिर्फ बाहर से कुंडी लगी हुई थी। मैं कुंडी खोलकर कोठड़ी में दाखिल हो गया। दोनों भारतीय दहशतगर्द लकड़ी के फर्श पर पुराने लिहाफ ओढ़े सो रहे थे। मैंने उन्हें जगाया और कहा, उठो, मेरे साथ निकल चलो। वो आंखें मलते हुए उठे। उन्होंने मुझे पहचान लिया था। मैं उन्हें निकाल कर नीचे ले आया जहाँ पलोसकर मेरा इंतजार कर रहा था। हमने वहाँ से दौड़ना शुरू कर दिया। खाइयों और घाटियों में कुछ दूर तक दौड़ने के बाद मैंने पलोसकर से कहा, हम खतरे से बाहर निकल आए हैं। हम तेज तेज चलते चढ़ाई चढ़कर कच्ची पहाड़ी सड़क पर आ गए जहाँ हमने अपनी पुरानी गाड़ी खड़ी कर रखी थी। जल्दी से गाड़ी में बैठे और गाड़ी इस्लामाबाद की तरफ दौड़ने लगी। पलोसकर को यकीन नहीं आ रहा था कि सारा काम इतनी आसानी से हो जाएगा। मैंने कहा, ये सब भगवान की कृपा से हुआ है, वरना पाकिस्तानी पुलिस
पुलिस कभी इतनी गाफिल नहीं होती। भगवान जाने दोनों कांस्टेबल किस काम से किस तरफ चले गए थे। बाल ठाकरे जी का आशीर्वाद था पलोसकर। ताजुब की बात है कि कोठड़ी को ताला भी नहीं लगा हुआ था। दूसरे दिन तयशुदा मंसूबे के मुताबिक एक अखबार में ये खबर आ गई कि 2 कैदी मकरवाली सेंटर से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस सरगर्मी से उन्हें तलाश कर रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।